Hello everyone, I welcome to all of you to this wonderful session on the platform of The Vision। आज के जो सेशन का मतलब है वो हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस। जी हाँ, ये डबल एओ का एग्ज़ाम का पेपर है जो 2022 में कंडक्ट हुआ था। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का पेपर है। इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर स्ट्रेटजी को देख सकते हैं कि क्या जीके को पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट है जितना बच्चे समझ रहे हैं या नहीं है। क्या जीके का पार्ट हो जाएगा आसानी से, इजी आता है, डिफ़िकल्ट आता है, एग्रीकल्चर का पार्ट कैसा आता है, कौन से पार्ट को कितना टाइम देना चाहिए। इन सब की रणनीति को तय करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। तो ये होगी इम्पोर्टेंस कि क्यों करना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है। तो छप्पन की पहाड़ियाँ हैं वो बाड़मेर में अवस्थित हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इस पेपर के टाइम पर। डूंगरपुर बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान है, छप्पन का मैदान है। अगला क्वेश्चन मैच तक करना था, लेकिन ये क्वेश्चन आरपीएससी ने क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये नदियाँ दे रखी हैं इधर और उनका ओरिजिन प्लेस दे रखा है, तो बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो कोठारी नदी दिवेर से निकलती है, बिल्कुल सही है। लूनी नदी है जो अजमेर नागपहाड़ से निकलती है, नागपहाड़ अजमेर, तो ये गलत हो गया। जो खारी नदी है वो बिजराल से निकलती है, बिल्कुल सही है, और सोम बिछामेड़ा से सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सुमेलित हैं। कोपेन के अनुसार कौन सा सही है ये बताना है। तो AW के बारे में बात कर रहा है, AW झालावाड़ में, CWG बांसवाड़ा में, BSHW अलवर में, BWHW बीकानेर में। जब आप इसको वर्गीकरण को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सारी डाटा अपने आप इमेज बन के याद हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो AW झालावाड़ सही बताया हुआ है, और इसके अलावा ये गलत है, ये गलत है और ये सही है। तो A और D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 31 दिसंबर 2020 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है। तो सबसे ज़्यादा आरक्षित वन बताए गए हैं किसके अकॉर्डिंग, 2020 के अनुसार। अभी नया डाटा रिसेंट में आ चुका है, इसको आपको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर से यही पता लगता है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि अगली बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसका आंसर था उदयपुर। अब फिर से अपने को मैच करना था, मैच द कॉलम। तो पूछा है कि लोहा एस्क कहाँ है, कौन सा एस्क कहाँ पाया गया, तांबा कहाँ पाया जाता है, सीसा और जस्ता, टंगस्टन, इनको मैच करना था। तो लोहा एस्क के बारे में डाबला सिंघाना में पाया जाता है। तो ए का क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ए का 4 सिर्फ ए के ऑप्शन में था, ये तीनों तो ऐसे ही गए। फिर भी आगे मैच कर लेते हैं। तांबा जो होता है, तांबा पाया जाता है खोदरीबा में, और जो सीसा जस्ता है, सीसा जस्ता पाया जाता है चौथ का बरवाड़ा में, और टंगस्टन पाया जाता है डेगाना भाकरी में। आगे बढ़ते हैं, पशु जनगणना 2019, इसके अलावा नए जो डाटा हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है। ये पुराने डाटा थे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आगे भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। तो पशु जनगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो उसके अकॉर्डिंग बकरी की जनसंख्या सबसे अधिक थी। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा है, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका आंसर है धौलपुर में। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी बनाई। एनवायरमेंट पॉलिसी कब बनाई थी, तो ये बनाई थी 2010 में। आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अकाल में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई थी। वो कौन सा अकाल था जिसमें राजस्थान की जनसंख्या सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी।
तो ये हुआ था 2009-10 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? मरु विकास कार्यक्रम यानी कि डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? तो 1977-78 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना नहीं है? अंतर्राज्यीय का मतलब होता है जो दो राज्यों को जोड़ती हो। अंतर्राज्यीय पूछता तो एक ही राज्य की बात हो रही थी, विभिन्न जिलों को जोड़ रहा होता हो। तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि इंटर स्टेट लिखा है, यानी कि 2 स्टेट को जोड़नी चाहिए मिनिमम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है जाखम परियोजना, और जाखम परियोजना बिल्कुल जोड़ती है, ये कहीं सही है। और भाखड़ा नंगल तो नहीं जोड़ता है, ब्यास भी नहीं जोड़ती है, और जवाई जोड़ती है। तो फर्स्ट और थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान जिला जिसकी 2001 से 11 के मध्य दशकीय जनसंख्या में वृद्धि दर प्रतिशत सर्वाधिक है। कौन सा जिला है जिसमें ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 2001 से 11 के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है? तो वह है बाड़मेर में। आगे की तरफ मूव करते हैं। देखो, ये तीसरा क्वेश्चन आ चुका है जिसमें मैच द फॉलोइंग पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था आरपीएससी के द्वारा, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है कि पैटर्न में पूछा जा रहा है कि बार बार मैच द कॉलम पूछा जा रहा है। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर 4 क्वेश्चन टेस्ट कर लेता है अपना, 4 ऑप्शन देता है, 4 से मैच करवाता है। तो एक्चुअल में वो एक क्वेश्चन नहीं हो गया, वो 4 क्वेश्चन बन गए, क्योंकि अपन को सारा पता होगा तभी हम मैच कर पाएंगे। और अगर नहीं पता होगा और ऑप्शन ऐसे आ गए कि मैच नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत है? गलत बताना है हमें। तो अलवर हरसोरा ये सही है, हनुमान बड़ोपल ये भी सही है, जैसलमेर ज्वास्म पार्क एकदम सही है जी, और उदयपुर गौतमेश्वर ये गलत है। अगला क्वेश्चन, बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर के बारे में बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, अभी तक ये देखने को मिल रहा है। तो बागोर लघु पाषाण में मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। और VN मिश्र बागोर की उत्खननकर्ताओं में से एक थे, ये भी सही है, यानी कि ये दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक सिक्के किसके प्राप्त हुए थे? मालव के। अगला क्वेश्चन, काकिल देव निम्न में से किस वंश से संबंधित हैं? काकिल देव कौन से वंश से संबंधित हैं? तो काकिल देव किससे संबंधित थे? कछुआ वंश से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाई थी? यानी कि रिपेयरिंग किसने करवाई थी? तो करवाई थी महाराणा जगत सिंह ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे? द्वारकादास पुरोहित। स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो हितकारिणी सभा की स्थापना चूरू में की गई थी। निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था? राजस्थान में विलय किया गया था, किस संघ के अनुशंसा पर किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो शंकर राव देव समिति थी जिसकी वजह से इसको राजस्थान में विलय किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? तो बताइए वो कौन सा मंदिर था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिरवी मंदिर। निम्नलिखित में से कौन 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया, यानी कि देखो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो एक सिंपल क्वेश्चन में कहा जा सकता है इसको। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोक हीरानंद, साहिब राम एवं रामजी दास किस देशी रियासत के चित्रकार थे? तो ये तीनों चित्रकार थे। तो कौन सी रियासत से संबंधित रखते हैं ये? तो ये जयपुर रियासत से संबंध रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन
राग कल्पद्रुम का रचनाकार है। ये रचनाकार बहुत अच्छे से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर है कृष्णानंद व्यास। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में अवस्थित हैं? तो ये दोनों जलाशय तारागढ़ अजमेर किले के अंदर अवस्थित हैं। दादू पंथ की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? सुंदरदास के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? कोल्लू में किस मुख्य देवता का किस देवता का मुख्य मंदिर है? तो इसका आंसर बताना है, तो पाबूजी का है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? तो इसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है जागती ज्योत का। पूर्वाई से क्या तात्पर्य है? पूर्वाई से क्या तात्पर्य है? तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। पूर्वाई से मतलब हो गया पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली दिशाएं, हवाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अब तक के अपने जीके वाला पार्ट खत्म हो गया। अब एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आ गए हैं। तो अभी तक के जो, अब तो पहले क्या है, क्वेश्चन कम आते थे, 30 क्वेश्चन ही आते थे, लेकिन अब क्वेश्चन का वेटेज बढ़ा दिया है। अब आपको जीके के 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करना है और अपने सिलेक्शन को इंश्योर करना है। एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो कौन सा मैक्रोनी गेहूँ है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोनी वीट? मैक्रोनी वीट कौन सा है? तो टेटिकम एस्टिवम क्या है? मैक्रोनी वीट का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग टाइप टू इरोजन इन ऑर्डर फर्स्ट टू एडवांस स्टेज, यानी कि प्रथम से अग्रिम चरणों में जो इरोजन हो रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है, उनको क्रमबद्ध करना है। तो क्रमबद्ध करना है तो सबसे पहले क्या होता है? स्प्लेश इरोजन होता है। स्प्लेश इरोजन के बाद में क्या होता है? सीट इरोजन होता है। फिर इसको अपन देखते हैं, ये मान लो कोई सोइल सरफेस है। जैसे ही रेनड्रॉप इस पे आके गिरेगी बेयर सोइल पर, तो जो मिट्टी के पार्टिकल हैं वो यहाँ से ऐसे मूव करेंगे। इसको क्या कहते हैं? स्प्लेश इरोजन। जब मिट्टी की एक पूरी लेयर होती है, वो अगर वहाँ से मूव करना स्टार्ट कर दे, हट जाए, तो उसको क्या कह देते हैं? सीट इरोजन। ये इसका एडवांस फॉर्म है स्प्लेश इरोजन का। तो ये हो गया सीट इरोजन। सीट इरोजन को क्या कहते हैं? डेथ ऑफ फार्मर भी कहते हैं। डेथ ऑफ फार्मर क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊपर की सरफेस ही चली जाएगी सॉइल की, तो इसकी क्या होगी? फर्टिलिटी कम हो जाएगी। फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो क्या यील्ड क्या होगी? कम हो जाएगी। यील्ड कम मिलेगी तो किसान के पास पैसा नहीं आएगा, इसलिए इसको किसान की डेथ भी कहा गया है, किसान की मृत्यु। इसके बाद में इसका एडवांस फॉर्म कौन सा आता है? सीट के बाद आता है रील इरोजन। रील इरोजन में क्या होता है? ऐसे एंगुलोनिमा स्ट्रक्चर बन जाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती हैं सॉइल के ऊपर, तो इसको कहते हैं रील इरोजन। और रील के बाद में क्या होता है? गली इरोजन आता है। गली इरोजन में क्या होता है? इस इरोजन में डेप्थ होती है ना रील की, वो ज़्यादा हो जाती है, तो रील का एडवांस फॉर्म क्या हो जाता है? गली इरोजन। गली इरोजन जो है उसको यानी कि कल्टीवेशन के द्वारा इसको दूर नहीं किया जा सकता, यानी कि फार्म इम्प्लीमेंट्स जो है ना, फार्म इम्प्लीमेंट्स ये यहाँ पर वर्क नहीं करेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले स्प्लेश, फिर हो जाएगा सीट, सीट के बाद में आ जाएगा रील, और रील के बाद में आ जाएगा गली। ऑप्शन देख लो कौन सा मैच कर रहा है। सबसे पहले था डी, फिर बी, और फिर सी और ए, यानी कि सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने लीटर पानी के समकक्ष होता है? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था?
1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने लीटर पानी होता है। तो 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। और 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। और एक जो लीटर होता है उसमें कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, तो ये कितना है, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर। इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा, और स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो गया, 10,000 तो ये हो गया, और 10,000 ये हो गया। अब इसको करना है लीटर में कन्वर्ट, तो ये तो क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हेक्टेयर तो क्या था, मीटर स्क्वायर में, और सेंटीमीटर क्या है, ये भी यूनिट ही तो है। तो इसको वापस सेंटीमीटर में कर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। तो अब क्या आया डाटा अपने पास, ये आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना है लीटर के अंदर। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3 बिंदु कट जाएंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा, 1 लाख आंसर आ जाएगा। 1 लाख लीटर। 1 लाख लीटर कौन सा आंसर है देख लो। ये तो 10,000 है, ये 50,000 है, 20,000 नहीं। 4th आंसर इज द करेक्ट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और इससे ये भी पता लगता है कि कैलकुलेटिव पार्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की फसल की कुल जल मांग कितनी होती है। व्हाट इज द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर केन क्रॉप। शुगर केन क्रॉप में कितना वाटर रिक्वायरमेंट होता है, तो ये 200 से 300 हेक्टेयर सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट होता है। अगला क्वेश्चन, ए डे रिसीविंग मोर देन हाउ मनी mm रेनफॉल इज कॉल्ड क्रॉप रेनी डे। यानी कि कितने mm से अधिक वर्षा प्राप्त होने वाले दिवस को फसल वर्षा दिवस कहा जाएगा। तो ये कितना होता है, 2.5 mm वर्षा से ज़्यादा होना चाहिए, तभी उसको रेनी डे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन सेमी एरिड रीजन्स P/PET यानी कि प्रिसिपिटेशन अपॉन पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन रेशियो स्टैंड्स बिटवीन। ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन माना जा सकता है, जो जनरली बुक्स में नहीं मिलता है स्टूडेंट्स को। तो ये क्वेश्चन एक हार्ड लेवल में कंसिडर किया जा सकता है। तो जिसने पढ़ा होगा वो उसने किया होगा, नहीं तो नहीं हो पाता। इसका आंसर है 0.20 से 0.50 तक। कैलकुलेट द कमर्शियल डोज ऑफ हर्बिसाइड फॉर 2 हेक्टेयर विद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यानी कि हमें ये बताना है कि कितना हर्बिसाइड यूज हो जाएगा। डाटा दिए हुए हैं, अवेलेबल फॉर्मुलेशन 20% WP और डोज ऑफ स्प्रे 4 ग्राम पर हेक्टेयर। इसको सोल्व करने के लिए पेज ऐड कर लेते हैं। एक थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, 1 सेकंड में पेज ऐड कर लेता हूँ। हाँ, अब देखते हैं इसको कि पूछा था कमर्शियल डोज कितनी होगी 2 हेक्टेयर के लिए, यानी कि एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 2 हेक्टेयर। इसके बाद दे रखा है कि फॉर्मुलेशन दे रखा है, फॉर्मुलेशन दे रखा है 20%। इसके बाद दे रखा है कि डोज ऑफ स्प्रे, डोज कितनी दे रखी है, 4 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो देख लेते हैं कि फॉर्मुलेशन का क्या मतलब होता है। फॉर्मुलेशन का मतलब है कि अगर अपन 100 ग्राम कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे ना, कोई 100 ग्राम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, यानी कि जो कोई भी हर्बिसाइड है उसका 100 ग्राम यूज़ करेंगे, तो इसमें फॉर्मुलेशन का मतलब होगा कि जो रियल में कंटेंट है, इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो 20% ही मिलेगा। अब देखिए, सबसे पहले अपन ये समझ लिया। अब रिकमेंडेड डोज कितनी दे रखी है, 4 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर दे रखी है, एरिया दे रखा है 2 हेक्टेयर। अब सबसे पहले अपन निकालेंगे टोटल एक्टिव इंग्रेडिएंट जितना चाहिए वो। तो टोटल एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना रिक्वायर्ड है, तो पर हेक्टेयर के लिए 4 है, तो 2 हेक्टेयर के लिए कितना हो जाएगा, एरिया इंटू
डोज, एरिया इंटू डोज, तो एरिया 2 है और डोज है 4, तो यानी कि 8 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट की अपन को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये चीज़ काम में आएगी कि 100 ग्राम प्रोडक्ट से कितना एक्टिव इंग्रेडिएंट मिल रहा है, 20% मिल रहा है, तो इसको कमर्शियल डोज कैलकुलेट करने में काम में लेंगे। तो कमर्शियल डोज ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना चाहिए इंटू 100 अपॉन कितना परसेंटेज एक्टिव इंग्रेडिएंट है उस प्रोडक्ट में। ये वाला एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो क्या है, रिक्वायर्ड है, कितना चाहिए, जो ये निकाला अपन ने इतना रिक्वायर्ड था, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 8 चाहिए है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 20 दे रखा है 20%, तो 20 से डिवाइड कर देंगे, तो इससे 5 टाइम्स चला जाएगा और 40 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। तो 40 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका आंसर हो गया 40 ग्राम। अरेंज द फॉलोइंग क्रॉप्स इन ऑर्डर ऑफ लो टू हाई प्रोटीन कंटेंट, यानी कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सारे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उनके डाटा पता होना चाहिए कि कौन से क्रॉप के अंदर कितना प्रोटीन है, या कम से कम एस्टिमेट डाटा तो हमारे पास होना ही चाहिए, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें बात करते हैं कि सबसे कम प्रोटीन से अधिक प्रोटीन की तरफ बढ़ाना है, यानी कि इस ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे कम प्रोटीन सबसे अधिक वाला देख लेते हैं सबसे पहले। तो सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि डी यहाँ पर आएगा, तो लास्ट में डी आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, डी और ये डी दे रखा है। उसके बाद देखें तो चावल, मूंगफली और गेहूं में से मूंगफली में ज़्यादा होता है, तो बी आ जाएगा। इसके बाद चावल और गेहूं में से गेहूं में ज़्यादा होता है, तो ए आ जाएगा, और लास्ट में बच गया चावल, तो सी, ए और बी, डी, सी, ए, बी और डी। इसमें कहाँ गलती होगी, ये तो मैच नहीं कर रहा, अच्छा फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकर धान की खेती हेतु इष्टतम बीज दर क्या होगी किलोग्राम पर हेक्टेयर में, यानी कि ऑप्टिमम सीड रेट बताना है किलोग्राम पर हेक्टेयर में फॉर कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड राइस के लिए। तो इसके लिए 15 हेक्टेयर होती है, 15 kg पर हेक्टेयर रिक्वायर्ड सीड रेट होती है। आलू में हरापन रोकने के लिए कौन सी क्रिया अपनाई जाती है। हरापन रोकना मतलब हरापन आता क्यों है, जैसे मान लीजिए ये आलू का प्लांट है, मतलब आलू का छोटा सा पौधा है और ये आलू लगे हुए हैं, इसमें ये आलू लगे हुए हैं। अगर ये आलू सोइल सरफेस के पास में आ जाता है तब क्या होगा कि जैसे कि ये सनलाइट है इस पे गिरेगी, तो क्या होगा, इसमें क्लोरोफिल का सिंथेसिस हो जाता है, क्लोरोफिल के सिंथेसिस होने की वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। और इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, इसके ऊपर अर्थिंग अप की जाती है, अर्थिंग अप यानी कि मिट्टी की चढ़ाई की जाती है इसके ऊपर। तो अर्थिंग अप को क्या कहते हैं, मिट्टी चढ़ाना, तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, चुकंदर किस फैमिली से संबंधित है। शुगर बीट बिलोंग्स टू द फैमिली, तो चुकंदर जो होता है वो चिनोपोडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। What is the real value of seed having 80% प्योरिटी 70% जर्मिनेशन परसेंटेज। देखिए कैलकुलेटिव पार्ट का ये सेकंड क्वेश्चन अपने पास दोबारा सामने आ चुका है। एक्चुअली थर्ड क्वेश्चन हो गया जिसमें कैलकुलेशन मांग रहा है। एक क्वेश्चन था हेक्टेयर सेंटीमीटर वाला, और इसके बाद अपन ने अभी हर्बिसाइड डोज वाला किया। फिर से पूछ लिया कि बीज का वास्तविक मान क्या होगा, शुद्धता दे रखी है और अंकुरण दे रखा है। तो रियल वैल्यू पूछिए, तो रियल वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्योरिटी इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज अपॉन 100। तो इसको करेंगे 80 इंटू 70 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 चला जाएगा और 56 आंसर आ जाएगा। तो इसका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एग्री सिल्वीकल्चर किसे संदर्भित करता है। एग्री सिल्वीकल्चर रिफर्स टू,
तो एग्री के अंदर तो क्या हो जाएगा, क्रॉप आ जाएगी, यानी कि एग्रोनॉमी वाला क्रॉप आ जाएगा। और सिल्वी का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट का कल्टीवेशन। तो क्रॉप और फॉरेस्ट कौन सा आंसर है, देख लीजिए इनमें से, क्रॉप और ट्रीज, ट्रीज मतलब फॉरेस्ट, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। कौन सी फसल तेल व रसा दोनों उत्पादन के लिए उपयोगी है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहें रिगार्डिंग टू एग्जाम्स और प्रीवियस पेपर को सॉल्व करवाते रहें, ताकि आपको पता लगता रहे कौन से एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, डिटेल्ड एनालिसिस आपको पता लग सके, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उस तरीके से अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सको और एग्जाम में सिलेक्शन इंश्योर कर सको। तो कौन सी फसल में तेल व रेशा दोनों के लिए उपयोगी है, तो ये होता है लिनसीड के अंदर। लिनसीड के अंदर फाइबर भी मिलता है और ऑयल भी मिलता है, हिंदी में एलसी कहते हैं इसको। मृदा निर्माण सक्रिय कारक कौन से होते हैं, तो मृदा निर्माण के लिए सक्रिय कारक कौन से होते हैं। सबसे पहले डोकुचेव ने क्या किया था, सोइल का ये जो सोइल फॉर्मिंग फैक्टर दिए थे डोकुचेव ने, उन्होंने क्या बताया था, क्लाइमेट, बायोस्फीयर और पेरेंट मटेरियल, इनके बारे में बताया था। इनके बाद जेनी आई थी, जेनी नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, रिलीफ यानी कि टोपोग्राफी और टाइम के बारे में बताया था। तो इनमें से सक्रिय कारक बताने हैं कौन है। इसके बाद अगर एक डिटेल और जानना चाहिए तो जोफे नाम के एक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने एक्टिव और पेसिव सोइल फॉर्मिंग फैक्टर के बारे में बताया था। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि एक्टिव सोइल फॉर्मिंग फैक्टर कौन से होते हैं, तो एक तो होता है क्लाइमेट, एक होता है बायोस्फीयर, ये दोनों एक्टिव होते हैं। पेसिव में कौन कौन से आ जाएंगे, पेसिव में आ जाएगा पेरेंट मटेरियल, इसके बाद में रिलीफ या टोपोग्राफी, और एक हो जाएगा टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर पूछा गया था। बहुत ही सिंपल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। उप स्तर निदान सूचक संस्तर कहलाता है, यानी कि डायग्नोस्टिक सब सरफेस होरिजन एज, इसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करने से पहले खुद से करने का प्रयास करें, ताकि आपको पता लगे कि आपको क्वेश्चन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा एंडोपेडोन। अगला क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्र की लवण प्रभावित मृदाओं को किस मृदागण में वर्गीकृत किया जाता है। साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स ऑफ एरिड जोन आर क्लासिफाइड अंडर विच सॉइल ऑर्डर, कौन से सॉइल ऑर्डर में क्लासिफाइड किया गया है। तो इनको एरिडी सॉइल के अंदर किया गया है, क्योंकि ये एरिड रीजन के अंदर होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल कम होता है। जब रेनफॉल कम होता है तो जब भी बारिश आती है थोड़ी बहुत, तो तुरंत इवेपोरेट होके पानी वापस चला जाता है। तो जब वापस इवेपोरेट हो रहा होता है पानी, तो ज़मीन से सॉल्ट्स को सॉइल सरफेस पर ले आता है। तो सॉइल की जो सरफेस होती है वहाँ पर सॉल्ट्स जमा हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सैलाइन सॉइल भी कह देते हैं, या फिर वाइट एल्कली सॉइल भी कह देते हैं। अल्टीसॉल में क्या होता है, मोलीसॉल क्या होता है, स्पोडोसॉल क्या होता है, इनके बारे में आप सर्च करके ज़रूर देखना। स्पोडोसॉल का मतलब होता है कि जो सिलिका होता है, सिलिका का अकुमुलेशन हो जाता है, और आयरन और एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड यानी कि सेस्की ऑक्साइड का क्या हो जाता है, रिमूवल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल डिक्रीज द फिक्सेशन ऑफ, यानी कि सॉइल के अंदर कार्बनिक पदार्थ किस तत्व के स्थिरीकरण को कम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के फिक्सेशन को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में तांबे की कमी से कौन सी बीमारी होती है, यानी कि द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर इन प्लांट्स कोज विच डिजीज, कौन सी डिजीज होती है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका आंसर कॉपर की कमी से क्या होता है, डायबेक होता है जनरली, तो इसका आंसर हो जाएगा डायबेक। खेरा डिजीज जो होती है वो राइस के अंदर होती है, पैडी के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी होता है। अर्ली ब्लाइट पोटैटो के अंदर होता है, जो कि अल्टरनेरिया सोलेनी की वजह से होता है। और जो विप्टेल डिजीज होती है वो कॉलीफ्लावर के अंदर होती है, यानी कि क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर होती है, और मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से होती है।
अगला क्वेश्चन है हु गेव द DPTA एक्सट्रैक्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिटर्मिनेशन मेथड इन सॉइल, यानी कि मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों का DPTA निष्कर्षण परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था लिंडसे और नॉरवेल के द्वारा 1978 में। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको साइंटिस्ट के नाम भी देखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गैर खाद्य खली है, यानी कि नॉन एडिबल ऑयल केक कौन सा है? तो नॉन एडिबल ऑयल केक इसमें से कोकोनट है, एडिबल होता है। इसके अलावा होता है रेपसीड और मस्टर्ड, ये भी एडिबल होता है। हालांकि इसके अंदर अगर यूरिक एसिड ज़्यादा होगा तो नॉन एडिबल में आ जाता है, बट यहाँ पर अभी और ऑप्शन चेक करते हैं। ग्राउंडनट भी एडिबल होता है और कैस्टर क्या होता है? नॉन एडिबल होता है, तो इसका आंसर कैस्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑटोट्रोफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेराइव इट्स एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि कौन सा स्वपोषित सूक्ष्म जीवाणु अकार्बनिक पदार्थों की ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? पहली बात तो ये क्या कर रहा है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना जो भोजन होता है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? कीमोऑटोट्रोफ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन हम क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे। सेशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, क्योंकि अगर आप एक बार बैठ गए हैं क्लास लेने तो उसको बीच में स्किप करके कभी मत जाओ, क्योंकि जो काम ठान लिया है आपने तो उसको ख़त्म करके ही दम लेना है। यही एक सफल विद्यार्थी की श्रेणी का एक गुण होता है। ये करेक्टरिस्टिक सिम्टम होना चाहिए कि आपको अगर किसी चीज़ को स्टार्ट किया, या तो आप स्टार्ट ही मत करो, अगर किया है तो उसको एंड तक ख़त्म करो, नहीं तो फिर रह जाएगा ये पेंडिंग में और फाइल्स अपनी पाइल होती जाएंगी। तो 54 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। जिप्सम इज यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ विच सॉइल? जिप्सम जो होता है कौन सी सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए काम आता है? तो सैलाइन सॉइल होती है, वो हमने अभी बात की थी, सॉल्ट्स का कम्बिनेशन हो जाता है तो इसको वाइट एल्कली सॉइल भी कह देते हैं। इसके लिए FYM और ग्रीन मैन्योर जो होता है, ग्रीन मैन्योर, ये काम में लिया जाता है। जो सोडिक सॉइल होती है इसके लिए जिप्सम यूज किया जाता है। वाटर लॉग सॉइल के अंदर तो ड्रेनेज करना पड़ेगा, और एसिडिक सॉइल के अंदर लाइम यूज किया जाता है। तो मैच कर लो, जिप्सम का उपयोग कौन से में किया जाता है? तो सोडिक सॉइल के अंदर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ हाईएस्ट टोटल पोरोसिटी? सबसे ज़्यादा पोरोसिटी किसके अंदर होती है? तो सबसे ज़्यादा पोरोसिटी होती है क्ले लोम सॉइल के अंदर। RPSC के अकॉर्डिंग यही आंसर दिया गया था। आगे बढ़ो। टेंशियोमीटर यूज टू मेजर सॉइल मॉइस्चर कंटेंट कुड बी यूज्ड अप टू विच सॉइल मॉइस्चर टेंशन, यानी कि सॉइल मॉइस्चर टेंशन का यूज़ किया जाता है मृदा की नमी ज्ञात करने के लिए। तो मृदा नमी तनाव किस पर काम करेगा? तो ये करता है 0.5 एटमॉस्फेयर टेंशन पर। कभी कभी यहाँ पर बार भी दे देते हैं, तो इसका ध्यान रखना, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एटमॉस्फेयर और बार इक्वल क्वांटिटी के होते हैं, मेजरमेंट होते हैं, बस बार की वैल्यू और एटमॉस्फेयर की वैल्यू आपस में नेगेटिव होती है, यानी कि अगर एटमॉस्फेयर पॉजिटिव में दे रखा है तो बार नेगेटिव में चला जाएगा। एक क्वेश्चन इससे बार बार पूछा जाता है कि जो टेंशियोमीटर है, टेंशियोमीटर ये कौन सी सॉइल के लिए उपयोगी है या कौन सी सॉइल के लिए उपयोगी नहीं है? तो यूजफुल किस सॉइल के लिए है? सैंडी सॉइल के लिए। कौन सी सॉइल के अंदर यूज़ नहीं किया जा सकता? तो क्ले सॉइल के अंदर, जिस सॉइल के अंदर क्ले कंटेंट ज़्यादा है वहाँ पर टेंशियोमीटर का यूज़ नहीं किया जाता है। विच इज़ द मोस्ट एफिशिएंट इम्प्लीमेंट फॉर लैंड ग्रेडिंग व्हेन एनिमल पावर इज यूज्ड इन द जॉब एंड द फील्ड आर ऑफ स्मॉल टू मीडियम साइज? तो इसमें पूछा है छोटे और मध्यम आकार के खेत में भूमि ग्रेडिंग के लिए पशु शक्ति के उपयोग से सबसे कुशल यंत्र कौन सा है? तो ये कौन सा है? बक स्क्रैपर। टू मेजर कंपैरेटिवली हाई डिस्चार्ज फ्लो इन एन इरिगेशन चैनल और ए वेल आउटलेट एट द सोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ट सूटेड? यानी कि सिंचाई चैनल या कुएं के आउटलेट स्रोत पर अपेक्षाकृत उच्च प्रवाह को मापने के लिए
कौन सा उपकरण सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो होता है रेक्टेंगुलर वायर यानी कि आयताकार वियर। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पंप डिस्चार्ज द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिगार्डलेस ऑफ द हेड अगेंस्ट विच दे ऑपरेट, यानी कि पानी के दबाव के निरपेक्ष किस प्रकार का पंप पानी की समान मात्रा का निर्वहन करता है? तो इसमें क्या हो जाएगा रेसिप्रोकेटिंग पंप, यानी कि अपना जो हैंड पंप है वो इसी का एक एग्जाम्पल है रेसिप्रोकेटिंग पंप का। ऐसे ऐसे कुछ एडमेंट बना दिया है मैंने। अगला क्वेश्चन है गेहूं में बोनेपन के जीन का स्रोत है, यानी कि ड्वार्फिंग जीन कौन सा है गेहूं के अंदर? तो होता है नोरिन 10। डीजीयूजेन तो किस में होता है? पेडी यानी कि राइस के अंदर होता है, काफिर सोरगम के अंदर होता है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि टेक्सास किसके लिए होता है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्शनल डिजीज इन पर्ल मिलेट सीड प्रोडक्शन, यानी कि बाजरा के बीज उत्पादन में आपत्तिजनक रोग के रूप में कौन सा माना जाता है? तो बाजरा के अंदर फेमस डिजीज होती है अर्गट डिजीज, इसको अर्गट पॉइजनिंग भी कहते हैं, अर्गोटॉक्सिस। तो इसके लिए फेमस डिजीज होती है, इसका करेक्ट आंसर है म्यूटेशन दैट कन्वर्ट द वाइल्ड टाइप द कॉमन फिनोटाइप टू द म्यूटेंट फॉर्म द रेयर फिनोटाइप आर कोल्ड एज। इसको क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन, जो जंगली प्रकार सामान्य प्रकार को उत्परिवर्तित कर दुर्लभ फिनोटाइप में परिवर्तित करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो ये फॉरवर्ड म्यूटेशन में आता है। टेंडेंसी ऑफ द जीन्स टू स्टे टुगेदर, यानी कि दो जीन आपस में साथ साथ रह रहे हैं ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, यानी कि वंशानुगत होने के समय, यानी कि वंशानुगति के दौरान जीनों का एक साथ रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? जीन लिंकेज होना चाहिए, यानी कि एक तरह से लिंकेज हो रहा है, लिंक हो चुका है, वो दूर नहीं हो पा रहा, तो जेनेटिक लिंकेज कह देंगे इसको। विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर हैंडलिंग सेग्रीगेशन जनरेशन, निम्न में से कौन सी विधियों का उपयोग वियोजित पीढ़ियों के प्रबंधन हेतु नहीं किया जाता है? तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? मास सिलेक्शन, यानी कि पुंज चयन। ग्रो आउट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ये तो सबको पता है कि जेनेटिक प्योरिटी के लिए किया जाता है, आनुवंशिक शुद्धता के लिए। विच जीन पूल इज बायोलॉजिकल स्पीशीज कैन बी इंटरक्रॉस्ड इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम विद फर्टिलिटी ऑफ द प्रोजेनी, यानी कि निम्न में से किस जीन पूल की जैविक प्रजातियों में संकरण आसान है संतान में बिना किसी उर्वरता की समस्या के? तो प्राइमरी जीन पूल, यानी कि जीन पूल फर्स्ट और जीन पूल फर्स्ट का अगर क्रॉस करवाएंगे तो इनसे जो स्प्रिंग मिलेंगी वो वाइबल होंगी। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव इन पल्सेज, यानी कि कौन सा दलहनों में मुख्य प्रजनन उद्देश्य है? तो ये कौन सा है? यूरिक एसिड का एलिमिनेशन करना, एलिमिनेट तो नहीं हो पाएगा, यानी कि ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है। फ्लावरिंग सिंक्रोनाइजेशन, सही बात है। नॉन स्कैटरिंग, यानी कि जो फलियां लगती हैं पल्सेस के अंदर वो जड़ें नहीं, तो सेकंड और थर्ड इज द करेक्ट आंसर। दलहन में नहीं आता है यूरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। Which selection favors optimal phenotypes approximately close to the mean of the expressed variation? कौन सा चयन व्यक्त भिन्नता के माध्य के करीब इष्टतम लक्षण का प्रारूप समर्थन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, यानी कि स्थिर चयन। सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर द बेटर पेरेंट इज कॉल्ड एज, जब बेटर पेरेंट्स यानी कि अगर पेरेंट 1 और पेरेंट 2 इनकी क्रॉस करवाया और जो इनकी ऑफस्प्रिंग मिली, जैसे मान लो एक्स मिल गया, इनकी ऑफस्प्रिंग होगी, तो अगर P1 और P2 में से बेटर पेरेंट मान लो P1 था, अगर इनकी संतान जो होती है ऑफस्प्रिंग है, जो प्रोजेनी मिली वो इससे भी बेटर हो जाएगी, तो इसको हेटेरोबैल्टियोसिस कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है CNG 2173 इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ CNG 2171
किस फसल की उन्नत किस्म है? तो ये चिकपी की है, GNG था, सॉरी GNG 2171। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग? फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये जिब्रेलिन होता है, इथाइलिन होता है। जिब्रेलिन तो क्या होता है, फ्रूट के साइज को इंक्रीज करता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में काम आता है। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, जीर्णता की तरफ ले जाता है या डोरमेंसी को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है फिर से मैच करने वाला क्वेश्चन आ गया, फोर्थ क्वेश्चन है ये। इंडोल ब्यूटारिक एसिड यानी कि डिफरेंट टाइप के प्लांट हार्मोन दिए गए हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दिए हुए हैं, इनको मैच करना है इनके फंक्शन से। तो एब्सिसिक एसिड की अभी हमने बात की कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, डोरमेंसी की तरफ ले जाएगा। सेल डिवीजन कौन करवा रहा था? सेल डिवीजन करवा रहा था इधर साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का दूसरा फॉर्म क्या हो जाता है, जियाटिन। तो ये इससे मैच हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, यानी कि ये जो है एब्सिसिक एसिड वो तो हो गया बी। और स्ट्रेस हार्मोन क्या हो गया, स्ट्रेस हार्मोन, हाँ। और थर्ड में क्या मैच हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा फर्स्ट। और जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, शीट डोरमेंसी को ब्रेक करता है या फिर सेल का इलोंगेशन करता है, ऐसे भी बता सकते हैं। तो सेकंड हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा, डी। इसके अंदर डी आ जाएगा और इसके अंदर ए था। और इंडोल ब्यूटारिक एसिड ये रूट का इनिशिएशन करवाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। यानी कि CDAB मैच कर लो, CDA और B पहला ही सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट यानी कि DPD ऑफ ए सेल इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है? तो DPD बराबर OP माइनस TP होता है, OP प्लस TP होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज फिजिकल साइज रेंज नैनोमीटर में पूछा है, नैनो यूरिया पार्टिकल का जो मैन्युफैक्चर किए गए हैं इंडिया के अंदर। भारत में निर्मित नैनो यूरिया कणों का भौतिक आकार सीमा नैनोमीटर में पूछा है कि कितना होगा। तो ये कितना होता है, 20 से 50 नैनोमीटर। द नैनो टेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया था? द नैनो टेक्नोलॉजी टर्म फर्स्ट कॉइन्ड बाय, किसने दिया था ये टर्म, ये पूछा है। तो ये दिया था नोरियो तानीगुची ने, नोरियो तानीगुची। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू अराइव्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज। तो पूछा है कि प्रेक्षणों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर जो अपने को मान प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं माध्य यानी कि मीन कहते हैं। द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ए यूनिट फ्री मेजर विच रेंज इज, यानी कि कोरिलेशन फैक्टर यानी कि सहसंबंध गुणांक होता है, उसकी रेंज कितनी होती है? तो उसकी रेंज होती है -1 से लेके +1 तक। द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन यानी कि RBD विद ट्रीटमेंट्स एंड रेप्लिकेशंस इज कैलकुलेटेड बाय, ये किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है? यानी कि यादृच्छिक खंड अभिकल्पना में T उपचार और R प्रतिकृति के साथ त्रुटि की स्वतंत्रता कोटि की गणना की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, R-1 इंटू T-1। आगे मूव करते हैं। विच वेजिटेबल इज वेरी डीप रूटेड फ्रॉम फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुत गहरी जड़ वाली सब्जी है? तो बहुत गहरी जड़ वाली सब्जी कौन सी हो जाएगी इनमें से? देखो भाई, मिर्च तो सेलो रूटेड होती है, पत्ता गोभी भी सेलो रूटेड होती है, प्याज तो देखा ही आपने सेलो रूटेड होता है, कद्दू बचा है यानी कि पंपकिन होता है वो डीप रूटेड होता है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सीड बेड इज प्रिपेयर्ड मोस्टली ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन के दौरान यानी कि सर्दियों के दौरान कौन सी बीज तैयार की जाती है? तो कौन सी की जाती है? सनकेन नर्सरी बेड बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? जैसे मान लीजिए सॉइल सरफेस है, सॉइल सरफेस को थोड़ा सा गड्ढा बना के यानी कि थोड़ा सा डीप यानी कि सनकेन थोड़ी सी गहराई के अंदर यहाँ पर नर्सरी उगाते हैं। इससे क्या होगा,
इससे होगा कि टेम्परेचर जो है उसको डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करेगा। छोटा सा प्लांट होगा, यानी कि जब वो सीडलिंग स्टेज में होगा तो इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। प्राइड ऑफ इंडिया किसकी वेराइटी है? केबेज की वेराइटी है, यानी कि पत्ता गोभी की वेराइटी है। अगला क्वेश्चन, लीफ कर्ल डिजीज किसके द्वारा होता है? जनरली वायरस से होता है, लेकिन ये क्वेश्चन आरपीएससी ने क्या किया था? डिलीट कर दिया था। विच इज क्विक ग्रोइंग वेजिटेबल क्रॉप? कौन सी शीघ्र उत्पादित होने वाली सब्जी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडिश, मूली। आपने देखा होगा घर पे कितनी जल्दी मूली लग जाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। विच इज़ द मोस्ट ईजी एंड पॉपुलर मेथड ऑफ प्लांटिंग ऑफ फ्रूट प्लांट? यानी कि बगीचा लगाने का सर्वाधिक आसान और प्रचलित तरीका कौन सा है? तो स्क्वायर सिस्टम को जनरली यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्लांटिंग करने में आसान होता है। जैसे रेक्टेंगुलर होगा तो इसको बार बार मेजरमेंट करने में दिक्कत आएगी, लेकिन अगर स्क्वायर फॉर्म में होगा तो चारों तरफ सेम डिस्टेंस है, तो इसको मेजरमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो ईजिली हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ एसेंशियल ऑयल परसेंटेज इन ड्राई कोरिएंडर सीड? यानी कि धनिया के सूखे बीजों में कितना प्रतिशत एसेंशियल ऑयल परसेंटेज होता है? तो ये 0.1 से लेकर 1% तक होता है। ग्लेडियोलस जो होता है वो किसके द्वारा प्रोपोगेटेड किया जाता है? तो ग्लेडियोलस को प्रोपोगेट किया जाता है कोम के द्वारा। ग्लेडियोलस में प्रवर्धन घनकंद के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फेरी रिंग प्रॉब्लम इन लॉन इज कोज्ड बाय? यानी कि लॉन के अंदर फेरी रिंग की समस्या किसके कारण होती है? एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं होता। ये सॉइल बॉर्न फंजाई की वजह से होता है। राइसिनेस इन कॉलीफ्लावर एक डिजीज होती है, वो किसकी वजह से होती है? ये क्वेश्चन पूछा था लेकिन इसको डिलीट कर गया था। इसको आप एक बार ज़रूर देखना, ये आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में भी बताना, आपको कोई सोर्स मिले इसका तो वो भी मेंशन करना। अगला क्वेश्चन है, पूसा मधुरस इज अ वैरायटी ऑफ? पूसा मधुरस किसकी किस्म है? तो ये किसकी किस्म होती है? मस्क मेलन, यानी कि खरबूजा की किस्म होती है। लिटिल लीफ इन ब्रिंजल इज ट्रांसमिटेड बाय? लिटिल लीफ इन ब्रिंजल ये होता है किसकी वजह से? पहले ये देख लेते हैं। तो होता है फाइटोप्लाज्मा से, फाइटोप्लाज्मा की वजह से होता है। अब ट्रांसमिट की बात कर रहे हैं, यानी कि एक से दूसरी प्लांट तक कैसे फैलता है? ट्रांसमिशन किससे होता है? तो ये होता है लीफ होपर के द्वारा, पत्तीदार खुद का लीफ होपर। अगला क्वेश्चन है, पूसा ऑल ग्रीन इज ए वैरायटी ऑफ? यानी कि पूसा ऑल ग्रीन किसकी किस्म है? तो ये कैप्सिकम की, स्पिनाच की होती है। पूसा ऑल ग्रीन किसकी वैरायटी होती है? स्पिनाच की होती है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरा भी पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन मैंने सोर्स में देखा तो मुझे इसका आंसर स्पिनाच मिला। अगला क्वेश्चन है, द पंजेंसी इन चिली ड्यू टू? पंजेंसी किसकी वजह से होती है चिली के अंदर? तो कैप्सेसिन की वजह से होता है। और अगर रिंग कलर पूछ लेता तो किसकी वजह से होता है? कैप्सेथिन की, जैसे कैप्सेथिन की वजह से। अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इथाइलिन एब्जॉर्बर इन पैकेजिंग इज? पैकेजिंग में इथाइलिन के अवशोषण का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो ये कौन सा है? पोटासियम परमैंगनेट, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य किसकी वेराइटी है? फेमस वेराइटी है, ये आपको सबको आना चाहिए। ये पपाया की वेराइटी होती है, पपीता की वेराइटी होती है। अगला क्वेश्चन है, सी स्टोरेज आर बेस्ड ऑन विच सिस्टम? यानी कि कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज किस सिस्टम पर बेस्ड होते हैं? तो इसके अंदर क्या होता है? सी भंडारण में क्या होता है? कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर को कंट्रोल किया जाता है। एटमॉस्फेयर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं और CO2 की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर देंगे। इससे होगा क्या? CO2 ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने से रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और CO2 बढ़ जाएगा तो भी रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो रिड्यूस द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज द CO2 कंसंट्रेशन। सेकेंड आंसर, ऑक्सीजन को कम करना और कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक कर देना। द फिनिश्ड जैम शुड नॉट बी मोर देन? परसेंटेज में पूछा है, इनवर्ट शुगर कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
आफ्टर प्रोसेसिंग द केन्स शुड बी कूल्ड रेपिडली अबाउट, यानी कि प्रसंस्करण के उपरांत डब्बों को तेजी से ठंडा किया जाता है। तो कितने डिग्री पर किया जाता है, ये आंसर 39 डिग्री हो जाएगा। हाई प्रेशर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वर्क्स एट ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ, यानी कि उच्च दबाव ड्रिप सिंचाई किस दबाव पर कार्य करता है, तो ये 30 साई या मोर पर करता है। साई एक प्रेशर की यूनिट है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डे न्यूट्रल प्लांट, कौन सा पौधा है जो डे न्यूट्रल है, यानी कि उसका फ्लोर, यानी कि उसके अंदर फ्लोर आने के लिए डे का होना या ना होना अफेक्ट नहीं करता है उसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, वैसे तो फ्रूट वाली क्रॉप होती हैं, लेकिन जो आरपीसी है इसने क्या किया था, इसका आंसर इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, इसको कंसिडर नहीं किया था, इवेल्युएशन में कंसिडर नहीं किया गया था, तो हम इसको छोड़ देते हैं। शूट गोल मेकर इज ए पार्ट ऑफ, यानी कि शूट गोल किस फसल का कीट है, तो ये आंवला के अंदर होता है। आंवला के अंदर आपने देखा होगा, आंवला का जो प्लांट है उसमें क्या होता है, तना के अंदर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, शूट गोल मेकर की वजह से। सेपोनिन्स आर द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ, सेपोनिन निम्न में से किसका सक्रिय घटक होता है, तो सेपोनिन कौन से प्रोडक्ट के अंदर पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है, ये पाया जाता है सफ़ेद मूसली के अंदर सेपोनिन पाया जाता है। डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट होते हैं, वो पूछे जाते हैं, इनकी एक लिस्ट है, उनको एक बार आप रीड कर लेना, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे निकोटिन पूछ लेता है, कभी मॉर्फिन पूछ लेगा, कोडिन पूछ लेगा, ऐसे सब चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेराइटी ऑफ जिंजर, कौन सा जिंजर की वेराइटी नहीं है, तो सुप्रभा भी जिंजर की वेराइटी है, वर्दा भी है और सुरुचि भी है, लेकिन कृष्णा इसकी वेराइटी नहीं है। अगला क्वेश्चन 103 पर आ गए हम। अगर आपने यहाँ तक सेशन को अटेंड किया है तो अपने आप को कंग्रेचुलेशन बोल लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बीच में सेशन को छोड़ के चले गए हैं, वो कंपटीशन से वहीं बाहर हो गए। खुद पर प्राउड फील कीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए। अगर आप थक चुके हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर से वापस कंटिन्यू कीजिए। हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 103 में सेलेक्टिव एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट इज टर्म्ड एज, इसको क्या कह देते हैं, थिनिंग बोल देते हैं। पूरा का पूरा प्लांट पार्ट ही हटा देना, यानी कि पौधे के भाग को चयनात्मक और पूर्ण रूप से हटाना क्या होता है, विरलन कहलाता है। श्री गणेश इज हाइब्रिड ऑफ, श्री गणेश किसका संकर होता है, किसका संकर होता है, ग्लेडियोलस का संकर होता है। क्राइजेंथेमम चाम इज ए वेराइटी ऑफ, क्राइजेंथेमम चाम किसकी वेराइटी है या किसकी किस्म है, तो ये टेगेटस इरेक्टस की होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 106, टोटल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ईयर 2017-18, ये पुराना डाटा है, हमारे कोई काम का नहीं है। इसका नया डाटा जो भी है उसको आप ध्यान में रखना। उस समय उसका आंसर था 311 मिलियन टन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज पास्ड ऑन, ये फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया। इनकी वन संरक्षण अधिनियम कब स्वीकृत हुआ था, तो ये हुआ था 1980 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री दैट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशंस, यानी कि वानिकी की वह शाखा जिसमें विभिन्न आयामों को ज्ञात किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फॉरेस्ट मेंसुरेशन। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट बेस्ड फिर से एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ध्यान रखिए क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहले क्वेश्चन से पढ़ते हैं, इंडिया रैंक्ड थर्ड इन एग प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग ईयर 2020, 2020 के अंदर इंडिया का रैंक थर्ड था, बिल्कुल सही है। एज पर द नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स NAS, लाइव स्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 4.35% इन 2019-20 टू इंडियाज ग्रॉस वैल्यू एडिशन, यानी कि वर्ष 2019-20 के
राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों के अनुसार पशुधन क्षेत्र का भारत के सकल मूल्य वर्धन में 4.35% योगदान था। बिल्कुल सही है। इन इंडिया लैंड होल्डिंग लेस देन 1 हेक्टेयर इज क्लासिफाइड एज मार्जिनल होल्डिंग, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम वालों को क्या कहा गया है? मार्जिनल। तो मार्जिनल होता है, इसको हम देख लेते हैं, एक बार यहाँ देख लेते हैं। एक होता है मार्जिनल, एक होता है सेमी मीडियम, एक होता है मीडियम और एक होता है लार्ज। ये मतलब किसी किसान के पास कितनी ज़मीन है उसके बेसिस पर बांटा गया है इनको। तो मार्जिनल में 1 हेक्टेयर से कम वालों को कंसीडर किया जाता है, 1 से 2 हेक्टेयर वालों को सेमी मीडियम में किया जाता है, 2 से 4 हेक्टेयर वालों को मीडियम में किया जाता है और 4 से 10 हेक्टेयर वालों को एक सेकेंड, मार्जिनल स्मॉल छूट गया यहाँ पे। मार्जिनल होता है, फिर स्मॉल होता है, फिर आता है सेमी मीडियम, फिर मीडियम और लार्ज। तो मार्जिनल का होता है 1 हेक्टेयर से कम, स्मॉल का होता है 1 से 2 हेक्टेयर, सेमी मीडियम का होता है 2 से 4 हेक्टेयर, मीडियम का होता है 4 से 10 हेक्टेयर और लार्ज का होता है ग्रेटर देन 10 हेक्टेयर। इनको ध्यान रखना, ये डाटा अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग लगता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन है, तो ये क्या सही हो गया? एज पर द ईयर 2019-20 डाटा, महाराष्ट्र एंड राजस्थान वर कंट्रीज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज एंड ऑयलसीड रेस्पेक्टिवली। इसका सही आंसर नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट पूछा था, तो यही इनकरेक्ट था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कृषि बाजार की कार्यान्वयन एजेंसी है? तो कौन सी एजेंसी थी? यह है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, यानी कि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ। अभी तक देखो मैंने खुद ने ब्रेक नहीं लिया है, इतना टाइम हो चुका है, लगभग 57 मिनट्स हो चुके हैं और 111 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक इस सेशन को कंटिन्यू रखा है तो आप सच में बहुत ग्रेट हैं कि आपने पढ़ने की क्षमता है, वो ललक है आपके अंदर। आपको जॉब अवश्य मिलेगी, आप निरंतर प्रयास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, बार बार प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को फॉर्मेट कीजिए और बेहतरीन तरीके से रिजल्ट्स आएंगे, ये पक्की बात है। अगला क्वेश्चन है, एज ए प्रीमियम व्हाट परसेंटेज ऑफ सम इंश्योर्ड हैव टू बी पेड बाय द फार्मर्स फॉर ऑल द खरीफ क्रॉप्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रीमियम के रूप में सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा राशि का कितना प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है? तो खरीफ के लिए किया जाता है 2%, रबी के लिए किया जाता है 1.5%। यहाँ पर खरीफ का पूछा था, तो सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। विच इज यूज टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड चेंज इन प्रॉफिट फॉर प्रपोज्ड चेंज इन द फार्म बिजनेस, यानी कि कृषि व्यवसाय में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए लाभ में अपेक्षित परिवर्तन की गणना के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? इसके अंदर पार्शियल बजट का यूज किया जाता है, आंशिक बजट का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म क्रेडिट सप्लाई इन राजस्थान स्टेट। लघु और मध्यम अवधि के ऋण आपूर्ति के संदर्भ में सहकारी बैंकों की राजस्थान राज्य में स्थापना संरचना क्या है? तो त्रिस्तरीय संरचना है, 3 टायर स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेडेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फिक्स्ड बाय द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर्स द लेबल। तो किसका मार्क होता है इस पर, मतलब किसका लेबल लगता है? यानी कि कृषि विपणन सलाहकार भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मानकों के आधार पर ग्रेडेड कृषि उत्पादों पर लेबल लगता है, आगमार्क के द्वारा एक मार्क लगाता है। इन सभी का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, एक बार इनके फुल फॉर्म जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है, अनुभव आधारित अधिगम अभिनव अनुभव आधारित प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव, उत्पादन इकाइयों में औद्योगिक प्रशिक्षण एवं
परियोजना कार्य किस कार्यक्रम के अवयव हैं? तो ये किसके हैं? स्टूडेंट रेडी के अवयव हैं। अगला क्वेश्चन है, एंस्मिगर के अनुसार प्रसार के दर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रसार एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। दूसरा है, यही पहली बात तो यही गलत हो गया, व्यावसायिक प्रक्रिया होती है, तो आगे के ऑप्शन चेक ही नहीं करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। हु आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा? ग्राम सभा का मेंबर्स कौन है? एक ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? केवल वार्ड पंच? केवल वार्ड पंच नहीं होते हैं। केवल गांव के पुरुष सदस्य भी नहीं होते हैं। गांव के सभी निवासी तो बिल्कुल नहीं होते हैं। केवल मतदाता सूची में पंजीकृत ग्रामवासी, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय किया गया है? यानी कि SGSY में किसका विलय किया गया है? तो ये किसका किया गया था? ट्राइसेम का किया गया था क्या? बिल्कुल सही है। यानी कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन 119, Which of the following sequence of teaching learning process in extension correct? कौन सा जो है इसमें करेक्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है करेक्ट सीक्वेंस में दिया हुआ है? तो इसमें सबसे पहले होता है अटेंशन खींचना होता है, तो अटेंशन में एक्शन आ गया, ये तो गलत हो गया। डिजायर तो बाद में आएगा। अटेंशन सबसे किया जाता है सबसे पहले, तो ये भी मतलब सीधा सीधा आंसर आ गया। टेंशन होगा, फिर इंटरेस्ट आएगा, फिर डिजायर होगा, फिर कन्विक्शन आएगा और सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ द एलिमेंट ऑफ ऑडियंस रिस्पॉन्स और फीडबैक? संचार के निम्न में से किस मॉडल में श्रोताओं की प्रतिक्रिया का समावेश होता है? तो होता है लिगन्स के मॉडल में। फ्रीजवाल गाय किसका क्रॉस है? यानी कि फ्रीजवाल जो कैटल है वो किसका क्रॉस है? HF और साहिवाल का। एक मिनट पानी पी लेता हूँ। चलिए 122 क्वेश्चन में आगे, मारवाड़ी जो ब्रीड है वो किसकी ब्रीड है ये बताना था। तो कैमल की भी होती है, गोट की भी होती है, हॉर्स की भी होती है। ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अविशान भेड़ कितनी नस्लों का क्रॉस है? अविशान सीप जो होती है क्रॉस ऑफ हाउ मेनी ब्रीड्स? तो कितनी ब्रीड का क्रॉस है? 3 ब्रीड का क्रॉस है, तो इसको ट्रिपल क्रॉस से प्राप्त किया गया था। अकॉर्डिंग टू 20th लाइवस्टॉक सेंसस 2019, गोट पॉपुलेशन इन राजस्थान इज, गोट की पॉपुलेशन कितनी थी ये पूछा गया है। तो 20.84 मिलियन इसकी पॉपुलेशन थी। इन काउज नॉर्मली प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड, गायों में सामान्यतः अपरा या प्लेसेंटा को बाहर निकाल दिया जाता है। कब तक निकाल देना चाहिए ये पूछा है, यानी कि 4 से 8 घंटे के अंदर अंदर निकाल देना चाहिए पार्चुरेशन के बाद। इन काउ मिल्क प्रोटीन फैट एंड SNF डिक्लाइन विद, यानी कि गाय के दूध में किसके कारण प्रोटीन वसा और SNF घटने लगता है? तो किसकी वजह से घटता है? सीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा थोड़ा होता है गर्मियों में दूध दे रही है तो ज़्यादा फैट होगा, सर्दियों में कम होगा। ब्रीडिंग से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैनेजमेंट से फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन दूध के अंदर प्रोटीन फैट और SNF में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका आंसर जो दिया हुआ था RPSC के अकॉर्डिंग वो दिया हुआ था एज। उनका मानना है कि जैसे जैसे पशु की एज बढ़ती जाएगी तो उसमें क्या होगा, इनकी सबकी क्वालिटी गिरती जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ईस्ट्रस साइकिल इन सीप? ईस्ट्रस साइकिल का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है? तो कितना होता है बेड के अंदर? 16 से 19 दिन का होता है। डिसबडिंग इन काफ इज डन एट द एज ऑफ, बछड़े में सींग रोदन यानी कि डिसबडिंग किस उम्र में किया जाता है? तो ये किया जाता है 3 से 10 दिन के अंदर अंदर। मोस्ट इकोनॉमिक एंड सेटिस्फैक्ट्री मेथड फॉर प्रिजर्विंग फॉरेज क्रॉप इज, यानी कि चारे की फसलों को संरक्षित करने का आर्थिक एवं संतोषजनक तरीका कौन सा है? तो होता है हे बना लेना, यानी कि मेकिंग हे बनाकर।
हे के अंदर कितना परसेंटेज मॉइस्चर होता है ये बताओ कमेंट करके, कितना मॉइस्चर होता है, तो इसका मॉइस्चर कितना होगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ऑन एन एवरेज ए बुल एजिकुलेट, कितना सीमन होता है वो स्खलित करता है, ये पूछा है क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन को भी आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। तो लेकिन इससे लर्निंग ये लेनी है कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इन क्वेश्चन को अवॉइड नहीं करना है, पढ़ के सब कुछ जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है तो पूरा 1-2 साल पर बात चली जाती है, इसलिए अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाए रखना है। द फिनोमिना ऑफ वेरिएबिलिटी अमंग फंजाई वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, फफूंदी परिवर्तनशीलता की तथ्य की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी एरिक्सन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक श्री रत्वा है, यानी कि रस्ट इज ओटोसियस इन नेचर, तो ओटोसियस कौन सा होता है नेचर के अंदर, मेलाम्सोरा लिनी, जो कि लिनसीड के अंदर रस्ट कोज करता है, लिनसीड रस्ट। विच वन इज नॉट ओब्लिगेट पैरासाइट फंगस, कौन सा ओब्लिगेट पैरासाइट फंगस नहीं है, तो कौन सा नहीं है इनमें से बताओ ज़रा कमेंट करके। एल्बुगो तो होता है, मस्टर्ड के अंदर होता है, एरिसिपे भी होता है जो डाउनी मिल्डी कोज करता है, और पेरोनोस्पोरा भी होता है, एरिसिपे सॉरी पाउडर मिल्डी कोज करता है, और पेरोनोस्पोरा क्या करता है डाउनी मिल्डी कोज करता है, लेकिन जो अल्टरनेरिया है वो ओब्लिगेट नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अल्टरनेरिया। अगला क्वेश्चन है टेंटोक्सिन किस कवक के द्वारा उत्पन्न होता है जो पौधों में धब्बे और क्लोरोसिस का कारण बनता है, तो ये होता है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया। अगला क्वेश्चन है फूल गोभी मोजेक विषाणु का आकार कितना होता है, कैसा होता है, ये पूछा था। शेप ऑफ कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस का शेप क्या होता है, तो स्पिरोइडल होता है। डाउनी मिल्डी ऑफ बाजरा कोज्ड बाय, डाउनी मिल्डी बाजरा किसकी वजह से होता है, तो ये होता है किसकी वजह से, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला की वजह से। अगला क्वेश्चन इन ईच वायरस देयर इज ऑलवेज, यानी कि वायरस है तो उसमें क्या होगा ही होगा, तो ओनली आरएनए नहीं, डीएनए होगा अकेला ये भी नहीं, ओनली आरएनए और ओनली डीएनए ये हो सकता है, या तो आरएनए ही होगा या डीएनए होगा, आरएनए और डीएनए दोनों भी नहीं होते हैं, तो थर्ड आंसर विल बी द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन इज द मोस्ट कॉमन माइकोपैरासिटिक फंजाई, यानी कि कौन सा व्यापक माइकोपैरासाइटिक कवक में से है, तो ये कौन सा है ट्राइकोडर्मा। अगला क्वेश्चन है पाउडर मिल्ड्यू ऑफ टोमेटो कोज्ड बाय, इसका आंसर आप देख लेना, लेकिन आरपीएससी ने इसको क्या कर दिया था डिलीट कर दिया था, तो इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्ट मैच नहीं किया गया है। रोक बी जो सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है इसको एपिस डोरसाटा कहते हैं, बिल्कुल सही है, साइंटिफिक नेम दे रखे हैं इनके। लिटिल बी एपिस फ्लोरिया होता है, ये भी सही दे रखा है। इंडियन बी एपिस इंडिका होता है, ये देखिए क्या ये सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एपिस सिराना है, एपिस इंडिका बोल सकते हैं। इटालियन बी होता है मेलिपोरा इरिडियंस, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। इटालियन बी का साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट मैच किया गया है ये बताना है। तो एजोड्रिन है वो मोनोक्रोटोफॉस, ये बिल्कुल सही मैच किया गया है, तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट किस में पाए जाते हैं, खुरचने और चूसने वाले मुखांग किस में पाए जाते हैं, थ्रिप्स में पाए जाते हैं, पर्णजीवी कहते हैं हिंदी में। द बुक साइलेंट स्प्रिंग, बुक से भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर ऑथर का नाम पूछा गया है, तो ये रचेल कॉर्सन ने लिखी थी। ग्रोइंग मस्टर्ड विद कैबेज इज ए ट्रैप क्रॉप इज यूज टू अट्रैक्ट विच इंसेक्ट, कौन से इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में किया जाता है, तो डायमंड बैक मोथ में, हरिक पृष्ठ पतंगा। अगला क्वेश्चन है
Raking the soil on the side of tree would destroy large number of overwintering pupae of which insect in mango orchard। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट में बताएंगे या मैं बताऊं। आम के बागों में पेड़ के चारों तरफ मिट्टी की पलटाई किस कीट की प्यूपा अवस्था को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ये किया जाता है फ्रूट फ्लाई। हु गेव फेज थ्योरी ऑफ लोकस्ट। तो फेज थ्योरी ऑफ लोकस्ट किसने दी थी, यानी कि टिड्डी की फेज अवधारणा उरव ने दी थी। बस तीन ही 4 ही क्वेश्चन और बचे। एरी सिल्कवर्म होता है, द स्पीशीज ऑफ एरी सिल्कवर्म, यानी कि कौन सी प्रजाति है रेशम कीट की एरी वाले, किस पर ग्रो होती है, ये होती है अरंडी पर। और अरंडी का नाम क्या होता है इसमें, साइंटिफिक नेम पिलोसामिया रिसिनी। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर आपको आंसर पता है लेकिन साइंटिफिक नेम नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो हर तरह से नॉलेज को इम्प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन है पेस्ट पॉपुलेशन लेवल एट विच मैनेजमेंट एक्शन शुड बी टेकन। कौन सी स्टेज के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, तो थ्रेशोल्ड लेवल पर लेते हैं। थ्रेशोल्ड को कहते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ATL कहते हैं। फर्स्ट प्लांट डिजीज, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है अपना। फर्स्ट प्लांट डिजीज निमेटोड डिस्कवर्ड वॉज, यानी कि पहली कौन सी निमेटोड परजीवी खोजा गया था। सबसे पहला निमेटोड परजीवी कौन सा खोजा गया था, ये खोजा गया था एंग्विना, एंग्विना खोजा गया था। ग्रेप वाइन फैन लीफ डिजीज कोज्ड बाय वायरस, और ये ट्रांसमिट किसकी वजह से होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये इसका आंसर था जीफिनिमा। और ये होता किस में है, ग्रेप में होता है शायद। आप कमेंट बॉक्स में इसको बताना क्या ग्रेप में ही होता है। तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। आज के सेशन से हमने लर्निंग ली कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, डिफ़िकल्टी लेवल आपने फील किया होगा कि कैसा था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चन से अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन में ऐसे ही जुड़े रहें, आगे से फिर सेशन लेके आएंगे। और आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए इसका कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें, आपको वीडियो कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, आपको कौन सा मैटर चाहिए, कौन सा स्टडी मटेरियल चाहिए, उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।